समाचार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद तो बुलेटिन की शुरुआत और बात आज करेंगे दुनिया में इस वक्त मच रहे संग्राम को लेकर, क्योंकि वो संग्राम यहां मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी से उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसका दंश पूरी दुनिया झेल रही है। दुनिया के 21% तेल का रास्ता कहा जाए और जंग के मुहाने पर खड़ी 3 महाशक्तियां शाम 7:30 बजे अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज में नाकेबंदी लागू करने जा रही है। और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी मानी जाए? डोनाल्ड ट्रंप का संदेश साफ है, ईरान को टोल टैक्स देने वाले जहाजों को भी रोका जाएगा, उन्हें भी पार नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो बीजिंग पर 50% टैरिफ थोप दिया जाएगा। अमेरिका अपनी बादशाहत बचाने के लिए आर पार के मूड में इस वक्त नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो उसकी लाइफ लाइन इस रास्ते से गुजरती है। अब आपको बता दें, बीजिंग ने साफ कर दिया है कि वो अपने तेल के जहाजों का रास्ता रुकना बर्दाश्त नहीं करने वाला है। किम जोंग, यूएई के क्राउन प्रिंस और स्पेन के पीएम की चीन से मुलाकात बताती है कि दुनिया को 2 ध्रुवों में ये पूरी जंग जो है बांट चुकी है, और बीच में खड़ी है ईरान की IRGC, एक संकरी जलधारा और 3 बड़ी ताकतें। अगर एक भी गलती हुई तो ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। एक चिंगारी मात्र और पूरी दुनिया पर तेल का बड़ा संकट हम देखेंगे। हॉर्मुज की यह नाकेबंदी सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की जंग बन सकती है। क्या कूटनीति इस आग को ठंडी कर पाएगी, या 7:30 बजे इतिहास का सबसे भयानक अध्याय शुरू होगा? क्या होने वाला है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और आज का बड़ा सवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्या ये कहा जाए कि ये पीस मेकिंग करते करते अब नया एक अध्याय शुरू हो गया है, एक नया चैप्टर संघर्ष का, जो कि विश्व युद्ध 3 की ओर आगे बढ़ रहा है। अब आगे होने क्या वाला है वो तो वक्त बताएगा। आज का बड़ा सवाल इस खास कार्यक्रम का आपके सामने रख देते हैं। आज का बड़ा सवाल यही कि क्या हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो आगे बढ़ेगा या इसको सॉल्व कर लिया जाएगा? क्या हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? क्या यह तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक और ज्यादा बड़े सवालों के घेरे में आने वाली है? क्योंकि सवाल यहां पर लाइफ लाइन से जुड़ा है, तेल से जुड़ा है, लोगों की अर्थव्यवस्था, इससे कहा जाए तमाम देशों की चरमरा जाएगी, लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, अजिताभ सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है। सर, आपका भी स्वागत। और अखिल प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, चीन से डायरेक्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर, ये सबसे पहला सवाल मेरा बनता है, अली शाह सर, हम देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के एक खतरे का संकेत कहा गया। एक चिंगारी मात्र, खाड़ी तो जलेगा ही जलेगा, जलेगी आम लोगों की जेब भी। अलीशा जी, जवाब। जी ऋतु जी, आपकी आवाज कट रही थी, लेकिन जहां तक अब मैं आपको समझ मेरी पाया आवाज मिल हूँ, रही है? देखिए अब, जी हाँ, नहीं आवाज तो वैसे क्लियर नहीं है, बहुत कट कट के आ रही है, लेकिन आपको आवाज आ रही है मेरी ऋतु जी जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज फरमाइए। ठीक है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अब इस युद्ध में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो अपनी नेवी को भेजेंगे, जो कि ब्लू वाटर नेवी है। चीन की और अमेरिका की नेवी अव्वल दर्जे की मानी जाती है, बहुत अपने समुद्री तट से बाहर जाकर ऑपरेट करती है। तो अपनी नेवी को भेजेंगे, फटाफट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाओ। ईरान ने बोला अगर अमेरिका नेवी यहाँ पर आती है तो फिर बहुत नुकसान होगा उन्हीं का ही। तो यहाँ पे दोनों तरफ से लोग डटे हुए हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। अब आप देखिए, पूरा फोकस जंग का आ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और जंग शुरू होने से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ ही था, जहाज आ रहे थे जा रहे थे, हजारों की तादाद पे वहां पे जहाज अटके हुए हैं अन्य देशों के। एक तरह के ट्रैफिक जाम होता है ना, समझाने के लिए
मैं बोलता हूँ ट्रैफिक जैम, रोड क्रॉस ब्लॉक हो गई, हम्म, तो रोड पे ट्रैफिक जैम होता है, वैसे ही यहाँ समुद्री तट पे, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाज अटके हुए हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नेवी को, अपनी पेट्रोल पार्टीज को रवाना कर दिया है उनको रेस्क्यू करने के लिए, वहां से उनके बचाव के लिए। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की शर्तें और ईरान की शर्तें कहीं पे फ्रीक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सीज फायर टॉक्स थी तो फेल हो गई बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान बड़ा खुश है कि भाई कम से कम फेल तो हुई, कोई बात नहीं, मगर किया तो मेज पे तो लेकर आए, तो दिल खुश रखने के लिए गालिब खैर अच्छा है, उनको खुश रहें तो उसी में ही। अब क्योंकि दुनिया को असर पड़ा है इस पे केवल ईरान, अमेरिका, इसराइल नहीं, हर कोई देश इसमें निर्भर है। सबसे अहम बात बताऊं, तेल से ज्यादा मैं देख रहा हूं कि 30% इंटरनेट केबल्स तो वहां से हैं, हम्म, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हैं। हम्म, अगर वो काट दिए ईरान ने, या अगर वो कट गए, मैं तो कह रहा हूं गोलीबारी में कट गए। हम्म, सी माइंस बिछे हुए हैं, हम्म, सी माइंस बिछाने का काम को क्लियर करने का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका ने कर दिया, बोल रहे हैं ऐसा। अगर इंटरनेट केबल्स कट गए, उनको नुकसान हो गया, आप सोचिए दुनिया आज की तारीख में इतनी निर्भर है, इतनी खड़ी लेकिन हुई है ये इंटरनेट पे, अलीशा सर, ये हम जुड़े हैं लड़ाई इंटरनेट पे। अमेरिका, ईरान, इसराइल के साथ शुरू जरूर हुई थी, लेकिन अभी पूरी दुनिया भर में हम इसका दंश देख रहे हैं और पूरी दुनिया भर में इसका असर देख रहे हैं। अभी तो यहाँ पर कहा जाए पूरी तरीके से अलग अलग ये जो पक्ष है वो भी तैयार होने शुरू हो गए, अलग अलग गुटों में बट गया है ये, अगर कहा जाए महाशक्तियों का जुटान शुरू हो चुका है। अब कौन किसके अगेंस्ट लड़ रहा है और कौन किसका साथ दे रहा है, सवाल इस पर हो रहे हैं। और आशीष साय सर मेरे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए हम आपके सामने रख देते हैं। ईरान में एक बार फिर से सड़क पर लोग उतरे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। ईरानी लोगों ने देश की सेना का समर्थन किया है और कहा है कि यहाँ पर देश जो है लगातार साथ है, देश की सेना के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन ये जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको लेकर के सवाल करते हुए लोग नजर आए। ईरान में एक दफा फिर से सड़क पर लोग उतरे, ये विरोध की तस्वीर सामने आई है। इसी पर आशीष सर हम देख रहे थे, ये जो तस्वीर है रुक करेंगे आशीष सर का, लेकिन सबसे दिलचस्प हो जाता है ये समझाना और ये दिखाना कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो अभी फिर से उसी मोड़ पर आ चुके हैं जहां से ये पूरा शुरू हुआ था खेल। अब हम देख रहे हैं सीज फायर भी इस बीच आया, इस बीच इस्लामाबाद पीस टॉक्स भी आए, लेकिन तस्वीरें अब आपको बता देते हैं। तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं कि इस वक्त विरोध की आवाज किस तरीके से उठ रही है। जल्दी से तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लोगों का बड़ा हुजूम और यहाँ पर बाकायदे लोग झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला, ये बताने की कोशिश कि देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हैं। आप देखिए ये एक दो की संख्या नहीं है, ये संख्या आप देखिए असंख्य लोग हैं और यहाँ पर एक ही आवाज में इस बात को बुलंदी दी जा रही है कि ईरान आगे बढ़े, अमेरिका इजराइल ने जो किया वो गलत किया और उसके कंपैरिजन में, उसके अगेंस्ट, उसके काउंटर में ईरानी जो लोग हैं वो समर्थन करेंगे, वो आगे भी इसी तरीके से सेना का साथ देंगे। आशीष सर ये विजुअल्स आपने देखे, ये तस्वीर आपने देखी, आपको क्या समझ आ रहा है? हम दोबारा से देख रहे हैं, बैक टू स्क्वायर हो चुकी है पिक्चर। हमने इसमें सीज फायर देखा, हमने इसमें इस्लामाबाद पीस टॉक्स देखी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं, बेनतीजा रहा सब कुछ। ऋतु, पहले ये जो अभी आपने वीडियो दिखाया उसके बारे में बता देता हूं प्लीज। कि जैसा कि अमेरिका ने क्लेम किया था कि ईरान की आईआरजीसी का पब्लिक रिलेशंस ऑपरेशंस अच्छे हैं, प्रोपेगेंडा अच्छा है। 28 फरवरी से आज तक हमने कई बार देखा, उन्होंने कई मेजर क्लेम्स किए जिनको कुछ फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट चेक करके सही बता दिया, बट दे टर्न्ड आउट टू बी एब्सोल्यूट लाइज। ये जो आप अभी वीडियो देख रही हैं ये अंधेरे का वीडियो है। अभी ईरान में सुबह से लेके इस समय तक ब्राइट डे लाइट है, ये रात के वीडियोस हैं और कल तो वार्ता जस्ट अभी खत्म हुई थी उस समय। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये जो अपराइजिंग है अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका, ये स्टेज मैनेज्ड है और वीडियो के बारे में तो जियो फैक्ट चेक हो जाएंगे बाद में, ये फ्रेश तो है ही नहीं और देखने से मैनिपुलेटेड, ऑर्गेनाइज, सबके पास झंडे हैं, तो आधी रात को इस तरह की प्रिपरेशन करके शायद वो पहले से रहे होंगे। तो उस पर क्या ही कमेंट करना। आगे की बात,
अभी भी ऋतु मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 10 AM ईस्टर्न टाइम दिया गया है अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से टू स्टार्ट खार्ज या हॉर्मुज ऑपरेशंस टू बी स्पेसिफिक, उसके पहले ये टाइमलाइन फिर से एक बार रिवाइज की जाएगी, क्योंकि इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो वक्तव्य था कि हम किसी भी जहाज को नहीं निकलने देंगे, सेंटकॉम ने उसको बहुत कंप्रेस कर दिया है कि हम 10 पोर्ट्स जो ईरानियन पोर्ट्स हैं वहां से आने वाले जहाजों को नहीं निकलने देंगे। फिर वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, ईरान की पोर्ट से निकलने वाले जहाजों को नहीं जाने देंगे, और जिस भी जहाज चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर उसने IRGC को पेमेंट करी होगी, जो वो मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो हम नहीं जाने देंगे। ये मेजर फोकल पॉइंट ऋतु ये है कि अगर हाइपोथेटिकल सपोज चाइना या इंडिया का जहाज वहां से निकल रहा है अपनी कंट्री के एनर्जी नीड्स के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कमर्शियल लॉस ले लेंगे $1 पर बैरल का, और IRGC को पैसे दे देंगे। लेकिन आशीष साहब सर, हम देख रहे हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग इस कड़ी में ये है कि अब ये लड़ाई, दिस फाइट इज नो मोर ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। इसमें अब महाशक्तियों का जुटान आ गया है, एक होड़ जो पूरे दुनिया पर राज करे, सुपर पावर बने। अमेरिका के कॉन्ट्रास्ट में भी अगर हम देखें, उन ताकतों ने भी अब एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, जो अब सुपर पावर की उस रेस में खुद को मानते हैं। अजिताभ सर, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? निश्चित रूप से ऋतु जी, आपने जो कहा, चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। चीन और रूस का इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है तो ये अमेरिका के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है, उसने कहा है कि दूसरे देशों के जहाज को हम नहीं रोकेंगे। ये अभी लेटेस्ट BBC की एक खबर है। तो अभी पिक्चर बाकी है कहना कि क्या होगा, लेकिन आप देख लीजिए अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अमेरिका ने अब नेवी को डिप्लॉय करने की बात कही है। उसका मतलब है कि उसकी एयरफोर्स पे भरोसा कम हुआ है। दूसरी तरफ चूंकि ईरान ने जिस तरह से उसके F-35 वगैरह को अटैक किया है, वो दिखाता है कि चीन के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो अमेरिका पे थोड़ा भारी पड़ गया, और इसकी वजह से ही ईरान F-35 जैसे विमान, अत्याधुनिक फाइटर प्लेन को अटैक करने की स्थिति में, टारगेट करने की स्थिति में आया। दूसरी तरफ अमेरिका का जो प्रोडक्शन है डिफेंस का, उस पे भी इम्पैक्ट होने की बात हो रही है, क्योंकि उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स जो आते हैं या केमिकल्स आते हैं, वो ज्यादातर चाइना से आते हैं और अमेरिका उस पर काफी डिपेंडेंट है। तो अब चूंकि उसके बहुत सारे ऐसे जो गोला बारूद हैं, उसका प्रोडक्शन खत्म हो रहा, या उसका जो आप कह लीजिए स्टॉक खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको नए प्रोडक्शन की जरूरत है। और चीन पहले से ही उस पे रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई करने पे रोक लगा चुका है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्शन पे भी इसका असर होगा, और अब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से उसकी भरपाई हो। तो ये अगर चीन और रूस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका 40-45 दिन से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं, और अमेरिका के लिए चीन से मेहमान भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी उनका व्यू पॉइंट इस पर जानेंगे कि किम जोंग उन इसको कैसे ले रहे हैं। और अगर कहा जाए क्राइसिस का जिक्र हो रहा है, क्राइसिस एक्चुअली में आने वाली है क्या, और ये सबसे बड़ा अगर दंश कहा जाए तो क्या चीन पर ही पड़ने वाला है? आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई को लेकर के IDF और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। बिंत जबील चारों तरफ से घिर गया है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किस तरीके से IDF और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। और ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है। बिंत जबील चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान में भीषण लड़ाई को लेकर सामने आ रही, दक्षिणी लेबनान में भीषण जंग को लेकर तस्वीर सामने आई है, और बाकायदे इजरायली डिफेंस फोर्स हो, हिजबुल्लाह हो, दोनों ही आमने सामने बताई जा रही हैं। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किस तरीके की दिखाई दे रही है। बिंत जबील चारों तरफ से कैसे घेर लिया गया है, विजुअल्स कैसे नजर आ रहे हैं, ये आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं। आप देखेंगे भीषण तबाही और स्ट्राइक ऑन हिजबुल्लाह टेरर ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उस रूट पर, स्पेशली सदर्न लेबनान में ये चल रहा है और दक्षिणी लेबनान में किस तरीके से सटीक हमले हो रहे हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है आईडीएफ और हिजबुल्लाह बाकायदे आमने सामने आ गए हैं और कई जगहों पर ये जंग जो है विध्वंसक रूप लेती हुई नजर आई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ धुआं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोला बारूद ही आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सब हो रहा है दक्षिणी लेबनान में, यानी कि सदर्न लेबनान में इसकी तस्वीर सामने आई है। और बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें, ऐसे विजुअल्स आना, एक तरफ पीस मेकिंग को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के इस वक्त जो है चिंता जो है जाहिर की जा रही। चीन से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। ये बताइएगा पराशर जी, हम अगर देखें हॉर्मुज पर तो रार टिकी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पर रार सबसे ज्यादा चीन को हो रही है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चाइना को होने वाली है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना का जो करीब 80% जो फ्यूल है वो उसी स्ट्रेट से ही निकलता है, हॉर्मुज से निकलता है और गल्फ कंट्री से जो उसके जो सोर्स कंट्री है वो गल्फ कंट्री है। ईरान उसका सबसे बड़ा सोर्स है फ्यूल का, एनर्जी का। तो इसलिए अगर उस पर ये रार ज्यादा लंबे समय तक चली रहेगी, जो संघर्ष है या जो ये टकराव है ये लंबे समय तक चलेगी, डेफिनेटली इस पे चाइना की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए ही चाइना चाहता है कि ये जल्द से जल्द ये जो मामला है उसका निपटारा हो जाए, इसमें जो युद्ध विराम है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो ये चाइना की ये समय है और चाइना उसके लिए भरसक कोशिश भी कर रहा है। देखिए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पिछले साल एवरेज करीब 13% जो समुद्री तेल का जो इंपोर्ट है वो ईरान से हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान जो है वो चाइना के लिए पर कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट तो कंट्री ये है। तक कह लेकिन दिया डोनाल्ड ट्रंप ये पक्ष रख रहे हैं कि अगर सीधे तौर पर देखा जाए वहां से जो जो टोल देकर या टैक्स देकर के गुजर रहा है उसे भी नहीं जाने दिया जाएगा और सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में चीनी जहाज गुजरते हैं। अब ये मैसेज क्लियर चीन को ही जाना चाहता था, यहाँ पर ये पूरा मैसेज जो है चीन के लिए ही था, या ये एक तरह से देखा जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही लोगों को टारगेट पर लिया गया है? देखिए, ये डेफिनेटली जो ये रास्ता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये तेल और गैस की एक लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। और दुनिया का मतलब लगभग 5वां तेल जो प्रवाह वो इसी रूट से जुड़ा रहता है। अगर हम आज की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखें, देखें तो अभी अमेरिका और चीन के बीच कोई सैन्य आमना सामना देख नहीं रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो राजनीतिक और जो आर्थिक टकराव है वो जरूर बढ़ सकता है। तो और क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा है, डेफिनेटली वो चाइना को टारगेट कर रहा है और इसी वजह से, और तो चाइना हर तरह से कोशिश करेगा, क्योंकि अभी मामले को वो इस तरीके से चाहेगा कि शांतिपूर्वक या नॉर्मल तरीके से बिना मिलिट्री अटैक के ही अगर ये मामला सुलझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो चाइना ने, अब ये देखिए कि जो इस्लामिक टॉक्स हुआ था तो इसकी जो नींव है वो चाइना में ही पड़ी थी, क्योंकि पिछले महीने जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार वो बीजिंग आए थे, चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद ये इस्लामिक टॉक्स के बारे में सार्वजनिक किया गया। तो यानी कि इस जो मीटिंग की कहा तो ये जा रहा था कि चीन इज सप्लाइंग आर्म्स एंड एम्युनिशंस अंडरग्राउंड और इनडायरेक्टली आप हेल्प कर रहे हैं ईरान को, इसी वजह से आपके ऊपर ये तलवार लटक रही है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, चाइना ने, चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ उसको नकार दिया है और उसको ये बोला गया है कि ये एक तथ्यहीन है और निराधार है, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, ये एकदम फैक्टलेस है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और जो उसके स्पोक पर्सन है माओनिंग, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने, चाइना ने ये भी बोला है कि ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे। और चाइना का ये कहना है कि जब भी कोई देश किसी युद्ध में रहता है तो उस समय चाइना इस मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं देता है। तो ये इस तरीके से उसने इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको सिरे से नकार दिया चाइना ने, चाइना के विदेश मंत्रालय ने, और ये बोला है कि ये अफवाहों को एक बयानबाजी है, अफवाहों को ये हवा दी जा रही है अफवाहों को हवा दी जा रही है या एक्चुअल में
वो ग्राउंड पर हालात है, क्योंकि अभी तो वो लोग कह रहे हैं कि चाहे आप टैक्स दे दीजिए, हम इस पक्ष में कि ईरान के साथ हम पूरा अपना एक कारोबार चला सकते हैं, लेकिन ईरान इस पक्ष में नहीं है कि साथ साथ अमेरिका के काम करे। एंड दैट्स व्हाई द रेपरकशन इज कि आप अगर टैक्स देकर के भी निकाल रहे हैं तो भी अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अब सहाय सर और अलीशा सर, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, पहले सहाय सर आप अपनी राय दीजिएगा। एक तीसरा विश्व युद्ध जिसका एक तरह से कहा जाए नमूना, एक ट्रेलर हमने देखा पहले जब हमले हुए और एक तरह से पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए भारत में भी आवाजें उठने लगी थी, चाहे वो शियाओं की हो या अन्य लोगों की हो। अब विरोध, सिंपैथी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस बीच में टिका है हॉर्मुज, जो कि चोक पॉइंट है, और इस चोक पॉइंट पर क्या चक्रव्यूह रच रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उसका नतीजा क्या होने वाला है? ऋतु, जब मामला इतना डायनामिक होता है कि इनकी जो लेटेस्ट एआई हैं, जो किल चेन्स हैं, उनसे भी एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं निकल रहा है कि हाउ टू गो अबाउट इट। अदरवाइज उन्होंने जो भी तरीके उपलब्ध हैं उससे एसेस कर लिया, प्रोज एंड कॉन्स, कि हम मिलिट्री शिप्स को अगर हॉर्मुज में भेजेंगे या एरियल अटैक करेंगे या कुछ दोनों तरफ से चोक करेंगे, उधर कारज आइलैंड पे और इधर गल्फ की तरफ से इनको बंद कर देंगे, ये सारे। लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा उस पे लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पेंटागन में, सेक्रेटरी ऑफ वॉर के अपने ओपिनियन में और प्रेसिडेंट का जो कॉल है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। तो इस वजह से ये माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद वापस आपके पास आ रही हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के है, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही लगभग इस वक्त ठप बताई जा रही है। नाकेबंदी के ऐलान का असर भी दिखने लगा है, और आपको साथ ही साथ बता दें इस पूरे मसले पर लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं अलग अलग देशों की आ रही है। 7:30 बजे शाम का ये वक्त जो है मुकर्रर हुआ है, शुरू यहीं पर से, इसी वक्त से घेराबंदी शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरे तरीके से नाकेबंदी का ये जो एक कहा जाए प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। साहिल सर कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात को। और यहाँ पर ये जो डिटेल सामने आई है 7:30 इवनिंग यहां से फुल स्टॉप लग जाएगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे अल्टीमेटम। हाँ, ये रिलीज हुआ था सेंटकॉम से और उन्होंने टाइम बताया था 10 o'clock ईस्टर्न टाइम टुमारो, 10 o'clock ईस्टर्न टाइम टुमारो। तो हाँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही होंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसी वजह से कुछ ज्यादा कॉशन लेकर चल रहे होंगे जितने भी शिपिंग कंपनीज वहां पे हैं, क्योंकि कल से लगातार 2 अमेरिकन वेसल्स और मेरे ख्याल इंग्लैंड की भी 1 या 2 माइन स्वीपर्स हॉर्मुज में, जब परसों ईरान ने ये बोला था कि हम अपनी माइंस को नहीं खोज पा रहे हैं, हमने माइनिंग तो कर दी थी लेकिन वो नहीं मिल रही है, अपनी जगह से हट गई है, उसका फायदा लेते हुए अमेरिका ने तुरंत 2 अपनी वेसल्स को क्वेश्चन किया था कि माइंस हम हटाएंगे। और साथ के साथ इंग्लैंड को, एक्चुअली ट्रंप ने तो ये बोला था इंग्लैंड एंड सम अदर यूरोपियन फ्रेंड्स, लेकिन कोई सामने नहीं आया, वो ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे थे। तो इंग्लैंड ने हाँ ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी माइन स्वीपर्स वहां पे हैं, और लेकिन हम उसमें कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। तो हॉर्मुज के लिए मुझे अभी उतना क्राइसिस रेड लाइन नहीं दिख रहा है जितना कि इजराइल लेबनान के बीच में, क्योंकि कल उनकी भी ऋतु बात होनी है वॉशिंगटन में। हालांकि अब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, दूसरी कोई एम्पावर्ड टीम जा रही है, बट इजरायली डेलीगेशन और लेबनीज डेलीगेशन के बीच कल वॉशिंगटन में अंडर अमेरिकन। चीन भी तो चीन ही है ना, चीन के आगे भी तो एक एब्रिविएशन लगता है चालबाजी का। चीन और ड्रैगन अगर इसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो बात जुदा ही है। अलीशा सर, ड्रैगन इस चाल को कैसे समझ रहा होगा या भाप रहा होगा, और इसके काउंटर में क्या तैयारी होगी चीन की? जी ऋतु जी, देखिए ईरान ने तो ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर अमेरिका ने बोला कि आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, हम खुलवाते हैं, हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अमेरिका फंस चुका है बुरी तरीके से, और अभी डाउन हो गया अमेरिकन एम्पायर। आई थिंक इट्स द लास्ट, इसके बाद अमेरिका में वो दमखम वो बात नहीं रही। हाँ। और आप चीन बड़े और इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमेरिका में वो सुपर पावर वाली बात नहीं रहेगी, नाम का शेर रहेगा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। जी हाँ, तो अभी क्योंकि ईरान जो है अपने करेंसी में वो चाहता है कि ईरान अपनी करेंसी में अब डील करेगा, वो अपनी करता है। ईरान की करेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी बस, और स्ट्रांग हो जाएगी, और अमेरिकन डॉलर, ईरान तो बहुत ही उभर कर विजेता निकल आ रहा है। ईरान इतना मजबूत नहीं था जंग से पहले, ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस लगे हुए थे बहुत सारे।
अभी जंग के बाद तो ईरान और मजबूत निकल कर आया। ईरान ने कंट्रोल जमा लिया पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, पूरा कंट्रोल, पूरा टोल, सब कुछ ईरान के पास में है। एब्सोल्युटली। जो अमेरिकी सैन्य बेसिस थी कुवैत में, बहरीन में, कतर के अंदर, वो एक एसेट थी, वो बहुत बड़ा उसको पॉजिटिव माना जाता, वो नेगेटिव है, वो लायबिलिटी हो गई। ईरान की जो ताकत है वो और तेज हो गई, और बल्कि चीन को आप देखिए। आप अगर मैं इसे इस ढंग से प्रेजेंट करूं अली शाह सर, अजिताभ जी इस पर भी आप रिएक्ट कीजिएगा कि जो उनकी वीकनेस थी, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, द एसेट्स फॉर ईरान। अजिताभ सर देखिए, निश्चित रूप से ईरान को जो दो चीजें मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो अमेरिका ही रिस्पॉन्सिबल है ईरान को इस लेवल पे आने में, ईरान को उसकी ताकत का एहसास दिलाने में। हॉर्मुज को हथियार, परमाणु बम की तरह सुपर एक कह लीजिए विपन का जो एहसास ईरान को हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है। और थोड़ा सा मैं पीछे लेना चाहूंगा, ये देख लीजिए आप, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 2018 में एग्रीमेंट ये तोड़ा था ईरान के साथ, जो अमेरिका ने ही किया था 6+1 की एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को तोड़ने में ये राष्ट्रपति ट्रंप थे। और अभी ट्रंप कह रहे हैं एक ही मुद्दा है, वो परमाणु प्रोग्राम का है। तो अगर परमाणु प्रोग्राम का है मुद्दा, तो 2018 में आपने क्यों तोड़ा था? उस समय तो ईरान ने एनपीटी को साइन किया, और जो इनका एक कंबाइंड ट्रिटी हुई थी अमेरिका के साथ, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। बाद में जब इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसके बाद ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो ज्यादा बढ़ा है। और ये ऑन रिकॉर्ड IAEA ने भी कहा है कि ईरान का 2025 में जाके 60% इनरिच्ड जो उसका यूरेनियम है वो बहुत बढ़ गया। अब धोबी पछाड़ मिलना किसको है सर? अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझू आपसे, ये धोबी पछाड़ एक के बाद एक दांव तो चले जा रहे हैं, बट फिर उस पर भारी एक दाव डोनाल्ड ट्रंप का आ जाता है। अब लीजिए ना, वो कह रहे थे पहले कि माइंस लगाएंगे, अंदर में ही हम लोग उड़ा देंगे अगर इस तरीके की कोई हिमाकत करता है दाखिल होने की या वहां से बाहर निकलने की हॉर्मुज पर। लेकिन अब देखिए, बाहर आप टैक्स देकर आइए, उसके बाद अमेरिका कह रहा है छोड़ेगा नहीं। देखिए, ये टैक्स तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। अभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट आया है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हॉर्मुज को खुलना चाहिए, लेकिन वो इस वॉर में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। और विश्व के सारे देश यही कहेंगे कि ये हॉर्मुज में टोल की जो बात है, नोबडी विल एक्सेप्ट। नहीं तो फिर तो कल को इंडिया भी हिंद महासागर से जो भी जाएगा उस पर कलेक्ट करेगा, उधर मलक्का में चीन कलेक्ट करेगा, तो ये कहाँ जाके खत्म होगा? ये कोई भी देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसके लिए फिर वही, ये हॉर्मुज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, अगर सिर्फ परमाणु प्रोग्राम ही पे इशू था तो ये ट्रंप साहब उस समय एग्रीमेंट को तोड़ते ही नहीं। ट्रंप ने इस एग्रीमेंट को तोड़ के ये हॉर्मुज को हाईजैक करवा दिया। हॉर्मुज तो पहले खुला था, हमेशा खुला था। अगर वही एक मुद्दा था तो उस पे तो पहले से बातचीत हो गई थी, एग्रीमेंट हो गया था, उस पे और बिल्ड बैठ के ईरान के साथ वो करते। निश्चित रूप से ईरानी रेजिमे जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां जो हार्डलाइनर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना चुपचाप करवा रहे थे और ये सारी चीजें हैं वहां पे। लेकिन अब आपने प्रॉब्लम को तो और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। हॉर्मुज का मुद्दा आ गया, इसके बाद टोल की बात हो रही है, तो कहां जाके रुकेगा? और एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगता है कि ये पूरा मसला हॉर्मुज का ही था। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से ऊपर, यूरेनियम एनरिचमेंट से ऊपर, ये मसला हॉर्मुज पर आकर एक टिक गया है कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, किसका दमखम होगा, किसके कंट्रोल में रहेगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद मैं अपने चीन के जो मेहमान मेरे साथ कनेक्ट है, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास जाऊंगी। एक बड़ी खबर इस बीच रख देते आपके सामने, बड़ी जानकारी यहाँ पर यह कि यूएस इजराइल हमलों से तेहरान में बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब देख लीजिए, कैपिटल में 77 ऐतिहासिक स्मारक क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाकायदे इसकी तस्वीरें सामने आई है। महल, संग्रहालय, कई सांस्कृतिक धरोहर जो है वो नष्ट बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें किस तरीके की इस वक्त नजर आ रही है, यहाँ पर देखिए, तस्वीरें कुछ इस अंदाज में दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तबाही के निशान नजर आएंगे। ये मॉन्यूमेंट संग्रहालय जो तेहरान में मौजूद थे, जहां पर कहा जा रहा है उसका दंश सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, नुकसान सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस पूरे मॉन्यूमेंट में तबाही। आप यहाँ पर शीशे के टुकड़े देख रहे होंगे, ये नीचे जमीन पर बिखरे हुए वो पत्थर देख रहे होंगे, और खासतौर पर ये
खिड़कियों के जो शीशे टूटे हुए हैं, ये पूरी क्षति जो है, आप देखिए दरवाजे के दरवाजे, खिड़की के खिड़की उखड़ गए। अब ये तबाही जो आई है तेहरान में, ये नुकसान जो है, ये वही नुकसान है जिसको कहा जा रहा है कि ईरान कंपेंसेट करने के लिए अमेरिका को कह रहा है, और यही बड़ा सवाल इस वक्त बनता भी है। मुझे ये बताइएगा, जो मेरे साथ खास मेहमान चीन से कनेक्ट है, पराशर साहब, कंपेंसेट करने के लिए ईरान कह रहा है कि ये जो हमारे को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, डेफिनेटली चाइना जो है वो ईरान का तो हर लिहाज में वो साथ दे रहा है, कूटनीतिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से, हर तरह से। अब ये जो नुकसान हुआ है ईरान को, तो डेफिनेटली ईरान जो है वो उसकी भरपाई अमेरिका से ही मांगेगा, करेगा। अब देखना है कि अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वो कोई उसको कंपनसेट करेगा, उसकी भरपाई करेगा। लेकिन ठीक है, ईरान ने उससे मांगा है तो ये आई थिंक आई गई बात हो जाएगी। और क्योंकि चाइना जो है वो ईरान को डे वन से सपोर्ट करता आ रहा है, और उसके अपने कई कारण हैं जो हम जानते हैं। तो अगर ये इस तरीके से ये बात तूल पकड़ती है इस तरीके से, तो चाइना भी पीछे से ईरान को बैक करता हुआ यही कहेगा कि जो ये नुकसान हुआ है ईरान को, तो उसकी भरपाई जो है वो अमेरिका करे। और क्योंकि चाइना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की बात को रख रहा है, और डे वन से ही वो कहते हैं, निंदा करना शुरू कर दिया था इजराइल की, अमेरिका की, और ये बताना स्टार्ट कर दिया था कि जो ईरान पर जो अटैक हुआ है, ये एक गलत तरीके से हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं था, और ये एक दादागिरी थी, दबाव उस पर बनाया गया है ईरान पर। तो चाइना ने इस तरीके से ईरान को हर तरह से एक कवच के रूप में कोशिश की, उसको कवर करने की, और उसकी सारी की सारी जो बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्लेटफॉर्म पर रखने की, वो रखी गई। क्योंकि देखो, मैं चीनी मीडिया में हूँ यहाँ पर, और मैं देखता आ रहा हूँ कि जब से ये शुरू हुआ है, ये वॉर स्टार्ट हुई है, तो चीनी मीडिया में ये जो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ईरान को, उसमें ये दिखाया गया है कि जो ईरान का ही पक्ष है, और इसमें हर तरह से क्रिटिसाइज जो किया गया अमेरिका को किया जा रहा है, इजराइल को किया जा रहा है, और यही दिखाया जा रहा है कि जो अमेरिका है वो दादागिरी दिखा रहा है। तो ये सब साफ नजर आता है। तो अगर आपने सवाल किया है कि इसकी भरपाई कौन करेगा, देखिए, ईरान अमेरिका से भरपाई मांग रहा है, और धीरे धीरे जो है चीन और जो रशिया, ये देश भी आ जाएंगे और ईरान को सपोर्ट करेंगे कि इसका एक भरपाई मांगने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। और अब ये देखिए कि ये जो टकराव है, ये इस तरीके से हो रहा है कि अब वो कई, चाइना जो है वो कई देशों के साथ, जैसे कि अभी जो नॉर्थ कोरिया है, उनके जो सर्वोच्च नेता, उनसे मुलाकात हुई है। उसके अलावा यूएई से रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं। और आप एक चीज मैं एक और बताना चाहूंगा, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हाल फिलहाल में उन्होंने बीजिंग का दौरा किया। और तो इससे ये पता लगता है कि चाइना जो है वो एक तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि ईरान को और ज्यादा सपोर्ट मिले। राइटली सेड बाय यू। और सहाय सर, मुझे इसी पर बताइएगा, एक तरफ से ये एक पक्ष रखना कि इसे कंपेंसेट कौन करेगा, और अमेरिका इस अभी चीज को लेकर ये पक्ष रख रहा है कि ये आपने ही एक तरह से मैनमेड डिजास्टर, ये आपकी तरफ से है। अगर आपने न्यूक्लियर एसेट्स को इस तरीके से एनरिच नहीं किया होता, आपने बढ़ाया नहीं होता, आप बड़ा खतरा नहीं साबित होते, तो आपके ऊपर ये हमला ही नहीं होता। करेक्ट, आत्मघाती कदम उठाए हैं उन्होंने। एक तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट को उस लेवल तक ले गए जहां पूरी दुनिया को शक होता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि और कोई इस्तेमाल इतने एनरिच यूरेनियम का नहीं होता है। सिर्फ एक्सप्लोजन, फिशन, फ्यूजन, जो एक्सप्लोजन होता है, उसके लिए इतना एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है। अगर थोड़ा और कर लें तो वहां तक वो डेटोनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि उन्होंने ये 450 किलो यूरेनियम क्यों रखे। और इसका एक और मुद्दा जो समझना चाहिए दुनिया को, सारी कंट्रीज को, चाइना इंक्लूडेड, कि इट इज नॉट ओनली अबाउट ईरान। ईरान के पास कोई भी हथियार कब किस वक्त हिजबुल्लाह के हाथों में पड़े रहेंगे कोई नहीं जानता। तो ईरान तो स्टेट है, लेकिन हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग तो आतंकवादी संगठन, ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन ने आईआरजीसी की मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन ऑफिशियली घोषित किया हुआ है।
तो उस देश में अगर आप इस तरह से छोटे पोटेंसी के ही सही एटॉमिक एक्सप्लोजन वाले डिवाइसेस बनाएंगे, तो इसका क्या इस्तेमाल होगा ये ईरान की जनता या ईरान की सरकार नहीं डिसाइड करेगी। कई बार वो ईरान की आईआरजीसी मिलिट्री विंग जो कि आतंकवादी हैं या हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी डिसाइड करेंगे। तो इसको छोड़ा जाना अनसेफ है ग्लोबल पीस के लिए। 100% गलत है अमेरिका के ईरान पे हमला उनके आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए, लेकिन उनका एटॉमिक प्रोसेस को रोकने के लिए, यूरेनियम को वहां से हटाने के लिए ये हमला आज नहीं तो कल, अमेरिका बहुत दिनों से ये कह रहा था। चलिए ट्रंप ने ताकत दिखाई, अनफॉर्चुनेटली एक गलत आदमी एक सही काम कर रहा है तो उस पर डिस्कशन कहीं और चली जाती है। बट इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल ईरान ने लगातार बोला कि हमारे पास नहीं है। पर और अभी एक तो दिन 2 उन्होंने- घंटे अगर कहा जाए पूरा जो समय का भी जो घड़ी बता रही है, टिक टिक लगातार कर रही है, 7:30 का टाइम दिया है, 2 hours 57 minutes, अब 56 मिनट्स हो गया। लीजिए अली शाह सर, इसको लेकर के बताइएगा कि टाइम लिमिट देना इस पूरी कड़ी में, इस पूरे संघर्ष में हमने देखा डेडलाइन पर डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं, अब इस दफा हॉर्मुज को लेकर ये डेडलाइन। ऋतु जी आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए वो फिल्म का डायलॉग है ना सलीम देओल का, तारीख पे तारीख, यहाँ पर डेडलाइन पे डेडलाइन, वक्त पे वक्त। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ ताकि हमारे सारे दर्शकों को, आपको तो बहुत बखूबी समझ है लेकिन हमारे दर्शक जो हैं जो जियो पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते हैं, ताकि वो भी समझ जाए। देखिए एक कल्पना करिए एक द्वीप है, ठीक है, द्वीप में लोग रहते हैं। अब द्वीप में राशन पानी रोज का खाना आता है, फेरीज के थ्रू आता है, लोग स्टॉक पाइल करते हैं। अब सोचिए वहां पे बाढ़ आ गई या किसी वजह से आना जाना रुक गया द्वीप पे, तो द्वीप पे जो लोग हैं वो फंस जाएंगे। अब क्या करेंगे? अगर डॉक्टर के पास जाना है डॉक्टर के पास नहीं आ पाते, आप अस्पताल जाना है अस्पताल नहीं आ पाओगे, राशन पानी रुक जाएगा आपका। बस ठीक उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर वहां पे रोक लगा दे, हिंदुस्तान को आप देखिए, आप 3 लैंडलॉक्ड है, मतलब वो तीन तीन लैंडलॉक्ड नहीं, मतलब ये समुद्री है तीन तीन जगहों पे। यहाँ पर चीन दुश्मन है हमारा, यहाँ पे पाकिस्तान दुश्मन है हमारा। आप देखिए अप नॉर्थ, ठीक है, तो अगर फर्ज करिए एक ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रैफिक जैम में जो जिसका जैम हो रहा है, हम सबने सामने ट्रैफिक जैम एनकाउंटर किया है, लेकिन जो दूर है पीछे वो भी अफेक्टेड होता है। अल्टीमेटली वो भी गाड़ी से उतर कर आता है और बोलता है भाई कहाँ पे जैम है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस पे छोड़ देंगे तो नहीं होएगा, अरे यहां से निकलो यहां से करो, बस वही एग्जैक्टली बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल वही। अगर मैं बताऊं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है भैया। अमेरिका तो भूल जाओ उसको, और अमेरिका ने ही रास्ता निकाला है, ईरान की ताकत महसूस कराई है, चीन को ताकतवर बना रहा है अमेरिका। अमेरिका इज बेसिकली पेविंग वे फॉर चाइना ओनली। तो और जो जो मुल्क जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है ना, जो दूर दराज बैठे हैं, वो भी मजबूरन उनको भी आना पड़ेगा ट्रैफिक खोलने के लिए। भाई क्या हो रहा है? तो जब जहाज फंसेंगे, बहुत सी नेवीज ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिए हैं अपने जो जहाज जो वहां पर उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है। तो इस डोनाल्ड बात ट्रंप से तो साहब ने पराशर वो साहब ये बताइएगा फिर तो दोनों हाथों में आपकी भी जीत ही जीत है, आपके लिए एक सुपर पावर जगह बना रहा है सुपर पावर बनने के लिए अली शाह सर की बात से। तो पराशर जी देखिए हाँ जी, चाइना जो है डेफिनेटली, अगर हम उसका अमेरिका का अल्टरनेट जो देखा जाए, वो चीन ही नजर आता है कि चीन का जो वर्चस्व है, चीन का जो जो पावर है, हर लिहाज में, हर क्षेत्र में वो बढ़ता ही जा रहा है। और रही बात अमेरिका का, अमेरिका अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आज उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत कम होती जा रही है जब से ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने जो उनके एकाएक जो एक्शंस लिए गए हैं, जो ले रहे हैं, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, मुझे नहीं लगता कि कोई देश जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को चाहता होगा या उनके उनके एक्शंस को पसंद करता होगा। तो डेफिनेटली फिर जो पूरी दुनिया है वो फिर एक ऐसे देश की तरफ देखना पसंद करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी रहे। और चीन ने बहुत मौकों पर वो अपना दिखाया है, जिस तरीके से वो साउथ जो वैश्विक जो ग्लोबल साउथ है, जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं,
उनकी आवाज को कहते हैं वो वैश्विक स्तर पर उसको रखता है। तो जो ग्लोबल साउथ है वो अमेरिका के बजाय वो चीन की तरफ देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें इंडिया का भी नाम आता है। तो जो जो आपका सवाल था कि क्योंकि वो चीन अब एक ग्लोबल उसका स्ट्रेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो ग्लोबल स्ट्रेचर है कूटनीतिक उस स्ट्रेचर या उसका राजनीतिक स्ट्रेचर वो काफी बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इसकी वजह जो है वो अमेरिका के जो उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो बुरे एक्शंस और जो एक उथल पुथल मचा दे, इकोनॉमी को डाउन कर देना, वो काफी श्रेय जाता है चीन को कि चीन जो है वो आज उसका जो वैश्विक स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है। एब्सोल्युटली। और ये अभी अगर मैं कहूँ न्यूक्लियर शक्तियों के तौर पर अगर जिन देशों को या जिन शक्तियों को इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लगातार आंखें दिखा रहे हैं या उन्हें इस बात को लेकर के हर दफा चेतावनी दे रहे हैं, उस लिस्ट में चीन भी है। और चीन के साथ जो टसल अमेरिका का रहा है वो तो हम कहा जाए जीता जागता प्रमाण के रूप में हम देख ही रहे हैं। अजिताभ सर, आप इस युद्ध में अब चीन की इन्वॉल्वमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर इस पूरी लड़ाई में चीन भी आता है, और डायरेक्टली अब क्योंकि आने की बात हो रही है, क्योंकि मैसेज यहाँ पर बहुत क्लियर है, क्योंकि चीन के सबसे ज्यादा जहाज गुजर रहे हैं। अगर आप टैक्स देकर के चीन के जहाज ले जा रहे हैं तो अमेरिका उस पर किसी भी तरीके का कहा जाए तो एक्शन लेगा या कार्रवाई करेगा। ये पिक्चर अगर बनती है तो चीन की इन्वॉल्वमेंट और चीन इसमें कैसे रिएक्ट कर सकता है, क्या इंटेंसिटी हो सकती है? देखिए रितु जी, मैं सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर की बात है, तो वर्ल्ड का न्यूक्लियर वेपन्स 90% रूस और अमेरिका को मिला के है। 90% वेपन्स जो नोन है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो चीन तीसरे नंबर पे आता है। रूस अमेरिका दोनों मिलके लगभग 90% वेपन्स, परमाणु वेपन्स हथियार की बात करें तो। दूसरी, आपने चीन की पकड़ की बात की, तो मैं सीधा मेरा मानना है चीन बहुत ही चालाक है और चीन इस युद्ध में आगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चीन आज के दौर में, जैसे एक समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो आज मैं मानता हूं कि चाइना एक फार ईस्ट कंपनी कह लीजिए, चाइना कंपनी हो गया है। ये चुपचाप इतने बड़े पूरे वर्ल्ड में, खास करके मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, मैं उस एरिया में रहा हूं, अफ्रीका भी मैंने विजिट किया है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बोल्ट स्कीम हो, सीपेक स्कीम हो, कई सारे स्कीम लगा के इसने इतना चुपचाप इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। ट्रेड के थ्रू इसने पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है और चीन के लिए ये उसकी बेहतरी में है कि विश्व शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट व्यापार कैसे करेगा? तो उसके लिए अगर शांति रहेगी तो चीन तो अमेरिका तक को अपने चंगुल में ले रखा है उसने। बिजनेस आप देख लीजिए अमेरिका और चीन के बीच में कितना, किसी भी देश का, साउथ ईस्ट एशिया में उठा के देख लीजिए, कोई भी देश आज बिना चीन के सरवाइव करने की स्थिति में नहीं हो रही है। और अगर ये बढ़ता रहा तो चीन तो ऑटोमेटिक एज ए ट्रेडिंग कंपनी सब पे कैप्चर कर लेगा। इतनी डिपेंडेंसी उस पे हो जाएगी, डिपेंडेंट बना देगा सबको कि वो चीन के जो कहते हैं ना मोह जाल में और पास जाल में वो फंस जाएंगे। तो चीन नहीं आएगा युद्ध में, वो चाहेगा कि इसको सेटल करें और वो अपना व्यापार करता रहेगा। अपनी इतनी चुपचाप उसने हथियारों का इतना जखीरा बना लिया है, टेक्नोलॉजी से इतना एडवांस हो गया है, ट्रेड से इतना ज्यादा उसने अकूत भंडार खड़ा कर लिया, वो अमेरिका को आज बहुत पीछे छोड़ रहा है। अमेरिका को ये सबसे बड़ी चिंता है चीन को कैसे रोका जाए। और मुझे लगता है हॉर्मुज कहीं ना कहीं चीन से लिंक है, क्योंकि 90% ईरान की सप्लाई, तेल का खेल जो कहते हैं वो 90% ईरान चीन को देता है। और अगर ये हॉर्मुज को जो ब्लॉकेड की बात है, जो नाकाबंदी अमेरिका कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा लॉस चीन को ही होगा। एब्सोल्युटली अजिताभ सर। और साय सर, इसी पर जरा मुझे बताइएगा, एक लाइफलाइन अगर व्यापार के दृष्टि से भी देखें तो चाहे भारत हो या अक्रॉस अभी एशिया देखें, चीन हमेशा से उस पायदान पर रहा है जिसमें व्यापार का अगर पूरा पैरामीटर निकाला जाए, एक माप निकाला जाए, तो अव्वल नंबर पे रहता है। चीन का व्यापार चाहे भारत में हो या दूसरे देशों में हो जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है, वो किस मात्रा में होती है वो हम ही सब देख रहे हैं। और चीन से कनेक्टेड जो कंट्रीज हैं उन पर इसका क्या असर होगा, जहां जहां पर चीन के कोलैबोरेशंस है या ये कहें जो व्यापार है? रितु, हमारे यहाँ एक चाइना डेस्क है, जैसे पाकिस्तान डेस्क है, हर मिलिट्री में एक होता है जहां पे फोकस्ड आप उस कंट्री को स्टडी करते हैं। चीन के 3 चरित्र हैं
एक इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही रिजिड, काफी इनह्यूमन और इंसानों को मशीन की तरह यूज करते हैं। इसी की वजह से यही आयरनी है कि इसी की वजह से उनकी ग्रोथ है। दूसरा, इंटरनेशनल अफेयर्स में वो बहुत लॉफुली चलते हैं, एकदम जो किताबों में लिखा है उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, बिना मतलब कहीं भी बेवजह हाथ नहीं डालते। और तीसरा, उन्होंने हर मेजर कंट्री के कोर को पकड़ रखा है। चाहे अमेरिका का जो क्रिसमस का ट्री है वो चाइना में बनता है, इंडिया के गणेश जी और होली की पिचकारी चाइना में बनते हैं। पूरी दुनिया के कोर को पकड़ रखा है और उसमें अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के हवाई जहाज एयरफोर्स वन के अंदर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स लगे रहते हैं, और तेहरान के चौराहों पे लगे हुए कैमरे जिसको कॉम्प्रोमाइज किया था इसराइल मोसाद ने, वो चीन के बने हुए हैं। और दुनिया में जिन देशों ने चीन के बने हुए कैमरे लगाए हैं सीसीटीवी के नाम पे, उनका ऑनलाइन जाते ही चीन के पास सर्वर में कुछ इनपुट्स जाती हैं। तो चाइना को बीट करना अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। पिछले 1 साल में जब से ये टैरिफ का गेम चल रहा है तब से भी आपने देखा होगा कहीं पे बज नहीं किए वो। उन्होंने 6-7 बने बनाए बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जब ट्रंप साहब ने 200% टैरिफ लगाया था। और बोइंग अमेरिका की इकोनॉमी का एक बैकबोन है, वो सारे मिलिट्री हार्डवेयर 70% 60% वो बनाते हैं। तो चीन इस समय अमेरिका से डरने नहीं वाला, लेकिन अजताब सर ने सही कहा, वो मिलिटरीली अभी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये और ऐसा अगर मैं पक्ष रखूं कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जो कि चीन के साथ चल रहा है रेदर देन अमेरिका के साथ चलना, तो ये सही होगा सर? अमेरिका आफ्टर ट्रम्प एक बहुत ही पुअर अनरिकग्नाइज्ड पावर होगा। उनको ये गलत फहमियां अब ना रहे कि उनके कहने से नाटो कुछ भी करेगा, उनके कहने से यूरोपियन यूनियन, छोटे छोटे कंट्रीज, स्पेन ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को अपना एयर स्पेस नहीं दिया। ट्रम्प साहब ने डायरेक्टली धमकी दी कि हमको अगर जरूरत होगी हम फिर भी स्पेन का एयर स्पेस यूज करेंगे। छोटी छोटी कंट्रीज ने, ईरान जैसे छोटे से देश ने नाको चने चबवा दिया। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर अमेरिका will be very much pro China and pro India, Ritu. We will emerge as a global power after this war. जी एब्सोल्युटली। अलीशा सर, अभी हमने बोल दिया है कि इमर्जिंग पावर बनेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि बन गए हैं, क्योंकि अमेरिका को बीट करने के लिए और टैरिफ पर एक बात रखने के लिए हमारे संसद से भी आवाज़ जो है उठती है। सदन के भीतर ही प्रधानमंत्री खुले तौर पर चैलेंज करते हैं कि आप लगाइए, कितने टैरिफ लगाने हैं आपको। और हमारा जो राष्ट्रहित है या हमारे देश के लिए जो सबसे बेस्ट होगा, हम वहीं से व्यापार करेंगे, वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। दैट शुड सूट आर कंट्रीज कोऑपरेशन, और हमारी कंट्री का जो व्यापार है, हमारी कंट्री की जो सेटअप है उसे सूट करना चाहिए। उसके हिसाब से हम करेंगे। हम किसी अन्य देश या सुपर पावर का दमखम या कहा जाए चोला ओढ़े एक देश हमको डिक्टेट नहीं कर सकता। अलीशा सर, अब हॉर्मुज का चक्रव्यूह तो अब फंसा हुआ है, लेकिन अगर कहा जाए इस बीच में स्टैंड्स, चाहे खाड़ी देशों का हो या यूरोपियन कंट्रीज का हो, क्योंकि नेटो तो अपने आप को बहुत पीछे रख रहा है, अभी कैसा नजर आ रहा है और कैसा होना चाहिए कायदे से कहा जाए तो? ओके सुजी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है। देखिए, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मैं ऐसे बताऊंगा कि फर्ज करिए स्कूल में एक बच्चा है जो दादा है क्लास का, स्कूल का, हर कोई उसकी बात मानता है, वो जिसका भी टिफिन खा लेगा, जिसका भी कुछ भी कर लेगा, है, सब उसकी बात मानते हैं। एक दिन एक कमजोर बच्चा बोलता है, भाई बहुत हो गया, दादागिरी दादागिरी, अब कोई नहीं, कोई तो खड़ा हुआ। तो यानी कि इससे लेसन किया जाता है कि जो गुरूर हम पालते हैं, जो हम घमंडी हो जाते हैं, हमारे पास बहुत ताकत आ जाती है, यहाँ पे अहंकार आ जाता है, वो अहंकार को फिर धूल चटानी पड़ती है, उसको भी अहंकार को झुकना पड़ता है। फिर कमजोर से कमजोर के आगे भी इससे ये लेसन जाता है सीधा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि भाई इतना ज्यादा घमंड के पूछो ही ना, बेइंतहा घमंड, भारी मुल्कों के साथ ही नहीं, अपने देशवासियों के साथ। उन्हीं के खुद के दोस्त है ना वो इलॉन मस्क, उन्हीं के खुद के दोस्त हैं। इलॉन मस्क ने खूब पैसे भी खर्चे किए थे इनकी कैंपेनिंग के लिए। इलॉन मस्क का छोटा बच्चा उनके ऑफिस में आया, उन्होंने मेल बदल दी अपने दफ्तर की, है, इतना घमंड। तो इससे साफ एक ये लेसन जाता है कि जो घमंड, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम कुछ नहीं है, बहुत बड़ा समझते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर लेगा हमारा,
वही चींटी हाथी और चींटी की लड़ाई, उसमें चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए, चींटी का वजूद कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन वही चींटी हाथी के सूंड में घुस तो जाए यही तो हाथी यही यही तो परेशान हो सवाल है जाएगा बिल्कुल। अजिताभ जी। यही तो हम कह रहे थे कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर ईरान। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अमेरिका के पास सब कुछ है, और अमेरिका के पास डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की रजीम है जो कि इसमें बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। अजिताभ सर, इसका रेपरकशन आप अक्रॉस कंट्री कैसा देख रहे हैं अमेरिका के भीतर? देखिए, अभी मैं रेफर करना चाहूंगा, पोप लियो का स्टेटमेंट आया है, जो फर्स्ट अमेरिकन बोर्न पोप हैं। आपने अभी उनके स्टेटमेंट अगर सुने होंगे, कल आज के जो अभी स्टेटमेंट है, ही इज ऑन अ विजिट टू अफ्रीकन कंट्रीज। तो सोचिए कि पोप को उन्होंने जिस तरह से अपना एआई जनरेटेड, खुद पोप बन के अभी ट्रंप ने एक एआई इमेज वीडियो जारी की है। आप अरे सोच सर, लीजिए, ट्रम्प ये तो ट्रम्प पोप ने है, क्या, वो तो रेसलिंग मैच देखने जाते हैं और उसके बाद वहां पर जो रेसलर्स हैं उन्हें एक्टर बनने के लिए सलाह दे जाते हैं कि आप मॉडल लगते हैं। तो उनकी बातें और उनके बयानों को कितना सीरियसली लेना चाहिए, ये भी एक सवाल बनता है वैसे तो। यही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, पोप का एक स्टेटमेंट जो है कि वो डिल्यूजन में रह रहे हैं कि ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। मतलब ये गलत फहमी और खुशफहमी ट्रंप ने पाल रखी है, और उनके ही लोग या पोप जैसे जो क्रिश्चियन में मेजोरिटी कंट्री है अमेरिका, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। डेफिनेटली इस तरह के स्टेटमेंट में को देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रंप चला रहे हैं अपने डोमेस्टिक इश्यूज को, कि वो फाइटिंग को देख रहे हैं और दुनिया इधर फाइट कर रही है तेल के लिए, और लिटरली कहिए कि डे टू डे चीजों के लिए महंगाई बढ़ रही है, फूड क्राइसिस हो जाएगी, फर्टिलाइजर क्राइसिस हो जाएगी, इंडस्ट्री बैठ रही है। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारा कड़ा कराया अल्टीमेटली ट्रंप साहब का है, अपनी जिद के आगे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर ये सिर्फ परमाणु का होता तब तो ये कब का रिजॉल्व हो जाता और ट्रंप खुद रिजॉल्व कर लेते। इन्होंने सिर्फ ये तेल को कैप्चर करने के लिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को कैप्चर करने के लिए सारा खेल खेला है। और जो एक बीच में स्टोरी आई थी 2001 में, किसी एक थिंकर ने या एक कह लीजिए किसी विजुअलाइजर ने ऐसा दिया था कि 7 कंट्री अमेरिका के लिस्ट में है, उस 7 कंट्री को 1 बाय 1 अमेरिका चुन चुन के उसको टारगेट करेगा। उसमें ईरान का नंबर था, अब ईरान का नंबर आ गया है। और ट्रंप तो 1979 से ये ख्वाब पाले हुए हैं ईरान को कैप्चर करने की, खर्ग को कैप्चर करने की, तेल को लेने की। तो ही इज अ प्योर बिजनेसमैन। तेल पे, मिनरल्स पे कैप्चर करके, जैसे चाइना आज नचा रहा है अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, कोई खबर निकलने ही नहीं देता, वैसे ही ट्रंप तो चूंकि डेमोक्रेसी तो है, बाय डेमोक्रेटिक है, तो एनी ऐसे तो चांस बांध वहां पर कुछ मौका मिलने वाला है चीन को, या कुछ बातचीत या बैकएंड से कुछ हो सकता है अजिताभ सर? देखिए, बैक चैनल चल रहा है। आई एम स्टिल होपफुल, दो इट मे बी होपिंग अगेंस्ट होप, बट आई एम स्टिल होपफुल कि जो अभी इस्लामाबाद वार्ता हुई है, डेफिनेटली आगे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ट्रंप भी रियलाइज करेंगे। और दूसरे दौर की वार्ता जो है, मुझे इसकी उम्मीद है थोड़ा सूनर और लेटर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और सब लोग मिल बैठ के इसका सॉल्यूशन देंगे। पराशर जी, हॉर्मुज कैप्चर पर कहा जा रहा है कि कुछ प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट किम जोंग उन। क्या कुछ ऐसा चल रहा है अंदर खाने, या वहां पर जो स्थिति है जो दिखाई जा रही है वही है, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ ड्रैगन की चालबाजी सामने हम देखेंगे, दुनिया देखेगी? देखिए, अभी तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आज ही के दिन जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है चीनी विदेश मंत्रालय की, तो उसमें ये बोला है कि संयम बरतने की बात की गई है और शांति पूर्वक तरीके से उसको हल करने की बात की गई है। तो चाइना जो है वो अभी सभी के सामने तो नहीं आएगा, और वो एक क्लोज पार्टी नहीं बनना चाहता वो इस युद्ध में। वो दूर से बैठकर वो जस्ट एक पीछे से एक सपोर्टर के तौर पर वो काम कर रहा है वो। और लेकिन वो सामने नहीं आएगा। और जिस तरीके से जो आपने सवाल किया, तो उसमें ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि चाइना जो है वो खुलकर आएगा सामने और किसी तरह से कोई भड़काऊ कोई बात या स्टेटमेंट वो देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि चाइना जो है वो यही कहता रहेगा कि ये जो दोनों पक्ष हैं या जो पार्टीज हैं वो संयम बरते और शांतिपूर्वक ही इसका समाधान निकाले। ठीक है,
साय सर, आप मुझे ये बताइएगा, क्योंकि महाशक्तियों का जुटान होना शुरू हो चुका है, आप कैप्चर करने कौन वाला है? ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज ईरान का है, अब अमेरिका कह रहे हैं कि आप रख नहीं सकते, आप किसी ऐसे पाथवे, ऐसे स्ट्रेट जो कि प्राकृतिक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स अगर इधर है तो आप इसे अपना नहीं बता सकते। तो हॉर्मुज पर कैप्चर और दमखम चलेगा किसका? ये कितने दिनों में क्लियर हो जाएगी तस्वीर? रितु, मेरे असेसमेंट के हिसाब से इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड थिंग नाउ। बिल्कुल सही बात है कि सेकंड फेज ऑफ डिस्कशंस 1-2 दिन के अंदर होंगे, भगवान करे कि हो, क्योंकि अगर नहीं हुए तो ईरान कम से कम 20 से 30 साल और पीछे चला जाएगा। मेरी असेसमेंट अभी तक के वॉर की ये है कि अमेरिका एंड आईडीएफ हैव सक्सीडेड बट नॉट वन। वो सफल हुए हैं, जीते नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि जीत पॉइंट ऑफ व्यू की होती है कि कौन किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, सब अपने को जीत बोलते हैं। सक्सेस मेजरेबल है, कितना डिमोलिश किया, कितने मिलिट्री उनकी मारी, कितना उनका चाइना मिसाइल प्रोग्राम खत्म किया। तो एक्सेप्ट एनरिच्ड यूरेनियम, बाकी सब, और मिसाइल सिटीज, कुछ मिसाइल सिटीज, अमेरिका ने काफी कुछ डिग्रेड किया है ईरानियन मिलिट्री पावर को। और हॉर्मुज की जहां तक बात है, ये सिर्फ पोस्चरिंग है। मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन में कुछ ना कुछ हॉर्मुज पे विदाउट मिलिट्री ये एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए शुक्रिया सर, क्योंकि यही इस वक्त चोक पॉइंट बताया जा रहा है। हॉर्मुज संकट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है, और अब ये ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि वर्ल्ड वॉर 3 कहीं ये पटकथा यहीं से ना लिख दी जाए। बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान मेरे साथ कनेक्ट हुए और अपना पक्ष रखा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।